अकाउंटिंग, है ना। स्टार्टिंग दिन अकाउंटिंग में पढ़े थे क्या हम लोग? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and communicating and financial data is called accounting. अब सोचो ये एक छोटा सा लाइन है, इस लाइन से एमसीक्यू को तुम लोग हल्का समझता है, इस लाइन से 4 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, कम्युनिकेटिंग, है ना। तो क्या है, हर एक लाइन से 10 क्वेश्चन क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। तो तुमको इतना डीप नॉलेज होना चाहिए कि एग्जाम में अगर मानो कि तुम्हारा दोस्त तुक्का मार रहा है, तुम भी तुक्का मार रहा है, तो दोनों तुक्का लाल हो जाएगा, है ना, और फंसेगा किसी का नहीं। प्रोबेबिलिटी देखा जाए, तुम अगर ए बी सी डी कुछ भी मार दिया, प्रोबेबिलिटी है कि तुम 75% गलत होगा और 25% ही प्रोबेबिलिटी है कि सही हो सकता है। चलेगा। अब आओ, बात आता है रिकॉर्डिंग होता कहाँ। रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल, क्लासिफिकेशन इज डन इन लेजर, समराइजिंग इज डन इन ट्रायल बैलेंस, पीएल और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट मतलब होता है बात करना, कम्युनिकेशन मतलब बात, कि हम जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक क्या करना, पहुंचाना, है ना, वही क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट किससे करता है आखिर? यूजर से। किसके यूजर से? अकाउंटिंग यूजर से। किसके यूजर से? अब यूजर्स कितने टाइप के होते हैं? 2, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स क्या होता है? इंटरनल यूजर में ऑनर, डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, दे ऑल आर इंटरनल यूजर्स। दे ऑल आर इंटरनल यूजर्स। ये भी तो किया, हाँ, वर्कर भी तो, एम्प्लॉय बोलो, वर्कर बोलो, बताइए इससे हम वर्कर को अच्छे लैंग्वेज में एम्प्लॉय बोला जाता है ना। These all are the internal user of accounting information. Whereas external user, supplier, creditor, debtor, customer, lender, borrower, financial institute, government, bank, these all are the external users। ये सारे के सारे कौन है मेरे? एक्सटर्नल यूजर्स है, जो बाहर रह के हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और पोजीशन को देखते रहते हैं, इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटर। हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे से ज्यादा किसको ज्यादा जानना होता है? जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको, है ना। मेरे जिंदगी में क्या हो रहा है, हम कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे मेरे से ज्यादा कौन जान के रखा है? मेरा कॉम्पिटिटर, है ना। क्यों? सीखना होता है ना, क्या करना होता है? सीखना होता है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है? दुख है किसके लिए? ठीक। अब बात करते हैं, 3 पार्ट होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहला पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्या आता है? बुक कीपिंग। तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। Whereas सेकंड पार्ट आता है अकाउंटिंग। सेकंड पार्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। और वास्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। So it can be said that bookkeeping is a part of accounting, accounting is a part of accountancy, है ना। Where bookkeeping ends, accountancy starts. Where accounting and accountancy starts. चलेगा यहाँ तक? कोई दुख है तो बोलो, नहीं है। अब हम लोग पढ़े थे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़े थे? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग।
देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग या फिर इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और नॉट। इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फिर से बोलते हैं, ये ब्रांच नहीं है लेकिन पार्ट है। अकाउंटिंग इज वाइडर देन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का जो कक्ष है, अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो ज्यादा बड़ा है किससे? बुक कीपिंग का जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा अकाउंटिंग का, उससे भी बड़ा अकाउंटेंसी का। चलेगा यहाँ तक? ये सब हम लोग पढ़े थे, ये सब हुआ बेसिक। ये सब क्या हुआ? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाना? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज को कंसीडर करता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या काम होता है? ये काम होता है कंपनी के परफॉर्मेंस को बताना। क्या बताना? कंपनी के परफॉर्मेंस को बताना। मानो हम जब 2014 में कोई आदमी पैदा होते दौड़ने लगता है क्या? इट विल टेक टाइम, है ना? उसको क्या होता है? टाइम लगता है क्या होने में, डेवलप होने में। तो जब हम फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट किए थे 2014 में, क्या उस साल मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा? क्या मेरे पास 10 गो टॉपर हुए होंगे? नहीं, है ना? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी बहुत कुछ क्या करता है? सीखता है ना? अगर हम 10 साल से टॉपर नहीं भी दिए हैं तो एक ही साल में 10 साल का टॉपर दे दिए। समझ में आया? दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। फिर से छोड़ो, क्या बोले? फिर से बोलो। परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग पीरियड से ये देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख हो रहा है और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट उसका 20 लाख हो रहा है तो उसका परफॉर्मेंस क्या है? किसी कंपनी का प्रॉफिट 4 साल से जीरो चल रहा है लेकिन एक ही साल में 10 लाख हो गया तो परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। किसी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है ना? तो किसका परफॉर्मेंस इस साल अच्छा है? जो 4 साल किया था। समझ में क्या बोले? तो तो परफॉर्मेंस हम लोग चेक करते किससे? ट्रेडिंग और पीएल से। प्रॉफिट ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट कम है तो परफॉर्मेंस। अब बात आता है बैलेंस शीट से देखा जाता है पोजीशन। क्या देखा जाता है? पोजीशन। क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज है तुम्हारे पास? क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज है? हम जब 2014 में बिजनेस स्टार्ट किए तो क्या लेके स्टार्ट किया? कुछ भी नहीं सर, 4 को है ना? 4 को बच्चा लेके, वो भी जहां तहां से बटोरे थे, है ना? संस्कार भारती में अपना एसेट्स भी नहीं है, रेंट पे घर लेके पढ़ा रहे हैं। तो उस टाइम में अगर हम किसी से बोले कि 50,000 रुपए उधार दो तो कोनो भरोसा नहीं है। पैसा क्या कर दोगे? डुबा दोगे। आज के डेट पे बोलेंगे 50,000 रुपए उधार दो, डेली मैसेज आता है, डेली कॉल आता है कि आपको 15 लाख का लोन अलाउड है, आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। हम ले क्यों? क्योंकि मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे, किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल। अगर पोजीशन तुम्हारा अच्छा है तो सबको, अगर तुम्हारा दिन अच्छा चल रहा है तो सबको तुम्हारा मामा चाचा दादा दादी लगेगा। अगर एक बार खराब दिन चलेगा तो सब तुम्हारे साथ छोड़ देगा। खाली मेरे को रोक रहा है ये वीडियो। चलेगा यहाँ तक? ठीक है, दुख है यहाँ तक? ठीक है। अब समझो, ये था हम लोग का चैप्टर 1 का पूरा बेसिक। चैप्टर 1 का पूरा सेकंड चैप्टर जो आता है वो आता है तुम्हारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, पूरा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अब कुछ फुल फॉर्म है जो तुमको याद रहना चाहिए, जैसे गैप,
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो AS2 किससे डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से। AS10 किससे डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से। इंड AS16 किससे डील करता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन AS एंड इंड AS? दोनों में डिफरेंस है क्या? AS और इंड AS में? AS मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले एप्लीकेबल होगा। अब जो नया वर्जन है वो आया है इंड AS, है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो AS10 में था वो अब मर्ज हो चुका है इंड AS16 में। इंड AS16 में एक AS26 है, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये कौन जानवर का नाम है? इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। अब बैलेंस शीट जो होता है, ये बैलेंस शीट के अंदर में होता क्या है? इट कंटेन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट कंटेन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मींस एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। एसेट्स मींस वो सारी चीजें जो मेरे को भविष्य में क्या देंगी? फायदा देंगी, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। लायबिलिटी मींस एनी अमाउंट व्हिच हैव टू पे बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के द्वारा क्या करना है? पेड करना है। अब एसेट्स बात करें तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। करंट एसेट वो होता है जिसमें करंट दौड़ता है। करंट एसेट वो होता है जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन करंट एसेट्स ठीक उसका उल्टा, जिसको 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो नॉन करंट एसेट्स आर 3 टाइप्स। नॉन करंट एसेट्स का कितना टाइप होता है? 3। कौन कौन सा? फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे करो, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, पहले 2 ही पार्ट में बांटो। फिक्स्ड एसेट्स का 3 पार्ट होता है। किसका? फिक्स्ड एसेट्स का कितना पार्ट होता है? 3। कौन कौन सा? टैंजिबल, इनटैंजिबल और टैंजिबल, इनटैंजिबल और एक पता नहीं, एक होता है वेस्टिंग। बताया था ऐसा कुछ? गिव वन एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। कोल माइन, है ना, क्या बोलते हैं, ऑयल वेल, ये सब क्या है? वेस्टिंग एसेट्स का, जिसको जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। कौन सा एसेट्स? वेस्टिंग एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स which have a physical existence, which have a physical existence, that is called tangible assets. Which does not have physical existence is called intangible assets. जिसका physical existence ही नहीं है, जिसका कोई वस्तु ही नहीं है, लेकिन उससे मेरे को बेनिफिट हो रहा है, उससे मेरे को बेनिफिट हो रहा है, that is called intangible assets. That is called intangible assets. क्या बोलते हैं उसको? Intangible assets होता है ना। एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब वो पैसा जो हम बाहर में क्या किए हैं? इन्वेस्ट करके रखे हैं। अब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो करंट एसेट्स का पार्ट है, और जो लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलेगा? लायबिलिटी कितना टाइप का होता है? कौन कौन सा? हाँ ठीक है, बोल रहा बोलो। इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? जो बिजनेस का लायबिलिटी बिजनेसमैन के प्रति है। किसके प्रति है? जैसे कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, ये सब किसका लायबिलिटी है? किसके प्रति? इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस का लायबिलिटी टुवर्ड्स इट्स बिजनेसमैन, टुवर्ड्स इट्स बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जिसका आउटसाइड लायबिलिटी है, जो बिजनेस का लायबिलिटी है टुवर्ड्स आउटसाइडर, टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहरी लोगों के लिए, जैसे क्रेडिटर, जैसे बैंक लोन, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, ये सब लायबिलिटी है बिजनेस का, लेकिन टुवर्ड्स आउटसाइडर, है ना। तो लायबिलिटी अगर देखा जाए तो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का 2 पार्ट होता है। एक्सटर्नल का 2 पार्ट, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए लायबिलिटी है
है ना। करंट लायबिलिटी जो विथ इन, गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक लोन, बैंक लोन इज an example of non current liability. Give one example of current liability, creditor, bank overdraft, outstanding. Outstanding मतलब बहुत अच्छा काम किया है नहीं, outstanding मतलब होता है due to be paid within a year, within a year, एक साल के अंदर जो अमाउंट पेड करना है that is called outstanding. क्या बोला जाता है उसको? outstanding. चलेगा यहाँ तक? ओके फिर हम लोग क्या पढ़े थे? फंडामेंटल, फंडा इसी का बोलो या मेंटल बोलो, बताइए है ना। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, क्या बोला है मुस्कान? ना कुछ ना। अब देखो इतना सारा चीज ना एक दिन में हम तुमको नहीं पढ़ाए थे, इतना चीज सारा चीज पढ़ाने में हमको 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह लगा था। ये क्या कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं, खाली रिकैप कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पढ़ाए नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, अब ये क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम लोग बिजनेस में घुसते हैं या फिर जो हमारा बिजनेसमैन है वो एजम्पशन लेके बैठा रहता है। अगर हम आज मैसेज नहीं करते कि आज क्लास है तो तुम लोग नहीं आता? आते थे। तो क्या करते? आओगे यार, क्यों? क्योंकि क्या है ये रेगुलरिटी है। क्या है? रेगुलरिटी है कि फॉलो अप करते रहना है। अगर क्लासेस नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि क्लास कैंसिल है और हमने तुमको इन्फॉर्म नहीं किया है ना। 2-4 घंटा पहले ही क्या कर देते हैं? इन्फॉर्म कर देते हैं कि बाबू आज क्लास नहीं है। लेकिन जिस दिन रहेगा उस दिन ही हम इन्फॉर्म करते हैं क्या? नहीं। तो कुछ एजम्पशन ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है, किसके द्वारा? यूजर्स के द्वारा, कि अगर भैया ने कुछ मैसेज नहीं किया है ना, इट मींस क्लास विल बी ऑन टाइम, क्लास अपने टाइम पे रहेगा। ऐसा होता है क्या? फ्लेक्सिबल होता है क्या? 5, 5:30, 6, 6:30 नहीं, 5 बजे कंसिस्टेंसी होना क्या है? जरूरी है। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाया जा रहा है, अकाउंटिंग मेंटेन किया जा रहा है, तो हम लोग हर एक साल एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन से अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम फ्लक्चुएट करेंगे, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करेंगे, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या लाएंगे तो हमको अपने यूजर्स को क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि भैया हम लोग इस साल इस प्रोविजन को ना मान के इस प्रोविजन को हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। अगर वही फॉलो कर रहे हैं तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना। सब कोई ठीक अपने आप क्या कर लेगा? उस चीज को अपने आप मान लेगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कितना फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है? 3। कौन कौन सा? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। कंसिस्टेंसी, ठीक है, गलती की है तो बताओ फिर। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस एंड कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न क्या होता है? तुम लोग क्लास 11 में एडमिशन लिया ये सोच के कि 12 में कहीं और पढ़ेंगे नहीं, है ना। तुम्हारा माइंडसेट है कि चुपचाप पढ़ना है, अपने आप बेड़ा पार लग जाएगा, क्योंकि ना इंस्टीट्यूट बंद होने वाला है और ना तुम लोग कहीं जाने वाला है और ना हम कहीं जाने वाले हैं। कंटिन्यूअस बेसिस पे बिजनेस जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, है ना। जब तक कि कोनो उठ के हमको भगाएगा थोड़ी रे भाई, गुस्सा उस्सा होगा तो अलग जगह निकाल देगा। फिर से गोइंग कंसर्न क्या चीज? एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। बिजनेस जो रन करेगा वो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ, और पचका मुंह फेंको और उस सैल्या को फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। बेसिकली there are 3 fundamental accounting assumptions. पहला क्या है? Going concern. As per this concept, business will run for infinite period of time. Business जो है infinite period of time के लिए क्या करते रहेगा? Continuous चलते रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है ना। Accrual basis, हम लोग अकाउंटिंग जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? Accrual basis पे। तुम लोग, हम, मेरा या फिर
किसी भी टीचर का इनकम कैसे कैलकुलेट करता है? 500 रुपए करके फीस देते हैं, 200 स्टूडेंट है, गोट्टा 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तब भी अच्छा कपड़ा पहनते नहीं है, ठीक है? तो ऐसे करके तुम लोग इनकम कैलकुलेट करता है किसका? टीचर का। किसका? लेकिन आउट ऑफ विच क्या सारा पैसा रिसीव हो जाता है? नहीं। रिसीव मान लो कि 80,000 हो गया, मान लो बहुत 100 मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव माने तो 80,000 रिसीव हो गया, तो हमको इनकम कितना दिखाना पड़ेगा? 1 लाख की 80,000। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है या कंपनीज एक्ट बोलता है कि वी हैव टू शो आवर इनकम ऑन द एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस माने जितना इनकम आपका है वो दिखाइए। आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका गलती है। कपार पे चढ़ के क्या कर लीजिए? रिसीव कर लीजिए, लेकिन आप दिखाइए इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल। हाँ, अगर कैश बेसिस आप दिखा रहे हैं, कौन सा बेसिस दिखा रहे हैं? तो अपने यूजर्स को ये बात बता दीजिए कि आप जो इनकम शो कर रहे हैं ऑन द कैश बेसिस है। कौन सा बेसिस है? लेकिन एक्रूअल बेसिस रहेगा तो आपको बताने का जरूरत नहीं, यूजर अपने आप समझ लेगा कि कौन सा बेसिस चल रहा होगा। एक्रूअल बेसिस कौन सा चल रहा होगा? माने यूजर जो एजम्पशन लेगा वो क्या लेके लेगा? एक्रूअल लेके। माने अगर एक्रूअल ले रहे हैं हम, एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अपने यूजर्स को क्या करेंगे? इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, चलेगा? फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब मानो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% से, पिछले साल भी 10%, इस साल भी 10%, अगले साल भी 10%, 10% चल रहा है, तो हमको अपने यूजर्स को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम कंसिस्टेंट है। रेगुलर बेसिस पे जितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन होता है उतना ही परसेंट चार्ज होगा। जैसे तुम लोग क्लास का एग्जाम्पल लेता है कि 5 बजे क्लास है तो 5 ही बजे होते रहेगा, लेकिन जिस दिन क्लास 5 से 5:30 किए उस दिन हम अपने यूजर्स को क्या किए थे? इन्फॉर्म किए थे कि आज क्लासेस होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्लास विल बी एट 5:30 PM। ऐसा मैसेज किए थे कि नहीं किए थे? तो जब हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, जब हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करेंगे। अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। चलेगा यहाँ तक? फिर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना? कुछ अकाउंटिंग क्या पढ़े थे? इसको लिखा है क्या तुम लोग? वीडियो में देख लेना। कॉन्सेप्ट, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, है ना, हमारे इंडिया में अकाउंटिंग किया जाता है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफर है। क्या है? डिफर है। और बिजनेस जो है, बिजनेस अपने बिजनेसमैन को एक लाइबिलिटी की तरह देखता है कि ये आदमी हमको उधार दिया है कैपिटल के रूप में। किस रूप में? कैपिटल के रूप में हमको क्या दिया है? उधार दिया है। इसलिए एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड बिजनेस ट्रीट्स इट्स बिजनेसमैन एज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, है ना? एज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट जो इनफाइनाइट पीरियड है, किसका? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। किसका? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का जो इनफाइनाइट पीरियड है, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, so that we can manage to know our financial performance and financial position, ताकि हम लोग पता कर सके कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और हमारा पोजीशन कैसा है। अगर मानो कि ऐसा रहा कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाएंगे, 2 साल बाद भी पढ़ाएंगे, और 10 साल बाद भी पढ़ाएंगे, और 20 साल बाद भी पढ़ाएंगे। 20 साल बाद अगर हम पढ़ाते रह गए तो बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ के मेरे पास से गया है, फिर अपना बच्चा को भेजा है मेरे पास क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। तो मेरा बिजनेस कैसा है? गोइंग कंसर्न है। क्या है? इट विल कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। जब तक सांस रहेगा तब तक पढ़ाएंगे, है ना? तब तक क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अब पढ़ाएंगे तो रेगुलर बेसिस पे इनकम उस टाइम में हिसाब करेंगे कि हमको हर एक साल हिसाब करना चाहिए, हमको हर एक साल का परफॉर्मेंस देना चाहिए,
है ना, हमें हमेशा पोजीशन देखते रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इनफाइनाइट पीरियड है, जो लंबा समय है, जो जीवन काल है हमारा बिजनेस का, उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया जाता है, पार्ट दिया जाता है। कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट का जन्म ही हुआ है किसकी वजह से, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना। इसको डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम टू नो आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आता है थर्ड, मैचिंग कॉन्सेप्ट। As per this concept, we must match all our income and expenses, है ना। किसको मैच करना है, इनकम एंड, ना कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, ना कि डेबिट एंड क्रेडिट को। हमेशा मैचिंग करना है किसके बीच में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सपोज करो एसी खरीदे 50,000 का, क्या ये एसी एक ही साल चलेगा, नहीं। लेट्स सपोज 5 साल चलेगा। कितना साल चलेगा, तो हर एक साल इस एसी का कितना खर्चा हम लोग यूज कर रहे हैं, हर एक साल 10,000, 50,000 का एसी 5 साल चलेगा, तो हम लोग खर्चा यूज कर रहे हैं हर एक साल कितना, तो हम खर्चा दिखाएंगे कितना, 10,000 के रूप में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, 10,000 के रूप में, ना कि 50,000। क्यों, क्योंकि मेरे को इनकम जनरेट हुआ है 1 साल का, तो खर्चा भी दिखाएंगे, है ना। खर्चा 1 साल का दिखाएंगे तो इनकम भी 1 साल का होना चाहिए, इनकम 1 साल का दिखाएंगे तो खर्चा भी, इनकम अगर 6 महीने का दिखाया है तो खर्चा भी, समझ में आया। मैच, देयर मस्ट बी मैचिंग बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज पर विच कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर पढ़ते हैं हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट every transaction will be divided into 2 parts, है ना। one is debit and another is credit। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, एक सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम which is managed by small businessman, है ना। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी मैनेज बाय कंपनी, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, कंपनी के द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, स्मॉल बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है। क्या चीज, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज मैनेज बाय कंपनीज, ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, इससे मतलब नहीं। फिर कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी मस्ट रिकॉर्ड ऑल आवर प्रोबेबल लॉसेस। हम लोग को हर एक प्रोबेबल लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए, बट वी नेवर रिकॉर्ड एनी प्रोबेबल गेन। लेकिन कोई भी प्रोबेबल गेन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमको ये आशंका हुआ कि इस जगह से लॉस हो सकता है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, बट कोई भी गेन होने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में अपने यूजर्स को बताने की जरूरत नहीं है। जब गेन होगा तब बताना, नहीं हुआ है तो बताने का जरूरत नहीं है। कौन सा कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, है ना। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। As per this concept, all the non-current assets, कौन सा assets? Non-current asset मतलब जिसका longevity जो है 1 साल से ज्यादा है ना, must be record at historical cost। historical cost मतलब acquisition cost। कौन सा cost? acquisition cost मतलब जिस प्राइस पे हम लोगों ने सामान को खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है। हम अगर इस बिल्डिंग को 20 लाख में खरीदे हैं, 5 साल बाद इस बिल्डिंग का दाम भले 40 लाख हो जाए, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे 20 लाख की। कौन से कॉस्ट पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, है ना। मतलब कि इतिहास में जब खरीदे थे तब के दाम पे। चले गए यहाँ तक। एक कॉन्सेप्ट आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कौन सा? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है क्या कि अगर बिजनेस कमिंग आवर में या कमिंग ईयर में लिक्विडेट होने वाला है। क्या होने वाला है? लिक्विडेट। लिक्विडेट मतलब डूबने वाला है। क्या होने वाला है? डूबने वाला है। तो अगर नियर फ्यूचर में कंपनी का समाप्ति दिखाई दे रहा है तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे एसेट्स को मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? मार्केट प्राइस मतलब रियलाइजेबल वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? रियलाइजेबल वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं। किसको? एसेट्स को। कब? अगर कंपनी लिक्विडेट होने वाला। लिक्विडेट बहुत अच्छा था। लिक्विड मैंने दोस्तों वो वाला लिक्विड नहीं है ना, क्वालिटी का होता है ना। तो लिक्विडेट माने तरल। तरल मतलब अब बहने वाला, माने कि कंपनी अब बर्बाद होने वाला है। क्या होने वाला है? बर्बाद। तो जब कंपनी बर्बाद होने वाला होता है तो अपने सारे एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। क्यों? क्योंकि जल्दी ही वो क्या करेगा, मार्केट वैल्यू पे उस एसेट्स को क्या कर देगा, बेच बाच के खत्म कर देगा। क्या कर देगा? इसीलिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है रियलाइजेबल वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू पे? रियलाइजेबल वैल्यू। एक होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट।
कौन सा कॉन्सेप्ट? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। हम फीस कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जिस दिन तुम्हारा महीना लग जाएगा उस दिन, कि जिस दिन तुम ज्वाइनिंग किया उस दिन, कि जिस दिन तुम फीस दिया उस दिन? जिस दिन महीना लग जाएगा उस दिन। उस दिन एक्चुअल में रेवेन्यू को क्या किया जा सकता है? रिकॉग्नाइज किया। जिस दिन हम सर्विस कंप्लीट कर दिया अपना, जिस दिन मेरा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम एलिजिबल है क्या लेने के लिए? तुमसे फीस लेने के लिए। तब तक हम फीस नहीं ले सकते हैं जब तक कि एलिजिबल नहीं हो। चलेगा यहाँ तक? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। जैसे मानो कि एक दुकानदार है ना, अब दुकानदार को ऑर्डर मिला है 5 तारीख को, 5 सितंबर को, है ना, वो गुड्स डिलीवर किया है 10 सितंबर को, उसको पेमेंट मिला है 15 सितंबर को, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? 10 तारीख को, जिस दिन वो गुड्स को क्या किया है? सेल किया। क्या किया गया है? सेल किया गया। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पूछे जाए चाहे ना जाए, तुम्हारे पास नॉलेज होना जरूरी है। चलेगा यहाँ तक? ये सब क्या था? कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग पढ़े थे रिजर्व एंड प्रोविजंस। क्या पढ़े थे? रिजर्व एंड प्रोविजंस। रिजर्व एंड प्रोविजन में पहले हम लोग पढ़े थे रिजर्व। रिजर्व मीन्स एनी अमाउंट विच इज कीप असाइड फॉर अननोन लॉसेस, फॉर अननोन लॉसेस, या फ्यूचर में किसी भी अननोन लॉसेस के लिए जो साइड करके पैसा रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। क्या बोला जाता है? रिजर्व। रिजर्व में भी ऑफ 2 टाइप, है ना, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। और कुछ पढ़े थे, सीक्रेट रिजर्व बोल के कुछ पढ़े थे, स्पेसिफिक रिजर्व बोल के कुछ पढ़े थे, है ना। तो जनरल रिजर्व आते हैं। देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ रिजर्व। कितना टाइप का रिजर्व? 4। पहला रेवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व से ही मानो ना, या फिर रेवेन्यू रिजर्व से ही मानो, तो सीक्रेट रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। किससे? रेवेन्यू रिजर्व। किससे? रेवेन्यू रिजर्व से। जबकि कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो कभी कभार होता है, नॉन रेकरिंग नेचर से प्रॉफिट हो गया। नॉन रेकरिंग नेचर से क्या हो गया? जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अब तुम मेरे को बोनस के रूप में 500 के साथ 500 का नोट क्या करेगा? अब ये मेरा उम्मीद है ना, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि प्रोबेबल गेन है। क्या है? प्रोबेबल गेन है। लेकिन कोई पैसा धां हो जाएगा, ये रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबल लॉस है। कितना अच्छा से समझ में आता है तुम लोग को ये सब। क्या कहाँ थे हम लोग? रिजर्व। चीज रिजर्व। तो रिजर्व में एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज जनरेटेड या क्रिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बिजनेस। नॉर्मल फंक्शन ऑफ बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रेवेन्यू प्रॉफिट से जो रिजर्व जनरेट किया जाता है उसको रेवेन्यू रिजर्व बोला जाता है। फिर से बोलता है, जो नॉर्मल बिजनेस के फंक्शन से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट से जो रिजर्व जनरेट होता है उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिजर्व। जो एबनॉर्मल फंक्शन से जो इनकम जनरेट होता है, जैसे फिक्स एसेट्स को बेच लिए तो प्रॉफिट हो गया, या शेयर को फॉरफिट कर लिए तो प्रॉफिट हो गया, है ना, किसी को मांगे छीन लिया तो प्रॉफिट हो गया। तो ये सब जो प्रॉफिट है ये किस नेचर का प्रॉफिट है? एबनॉर्मल नेचर का। किस नेचर का? जो बार बार या रेकरिंग नेचर का नहीं है, कभी कभार हम लोग को हो जाता है। तो जो कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। क्या बोला जाता है उसको? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व किसको बोला जाता है? जो कभी कभार प्रॉफिट से जो प्रॉफिट जनरेट हो जाए दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिजर्व। चलेगा यहाँ तक? दुख है किसी की जिंदगी में? नहीं। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? हम जानबूझ के सेल बढ़ा दिए या सेल कम दिखा दिए। सेल कम दिखा दिए तो मेरा प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। सेल अगर कम दिखाएंगे, सेल कम दिखाए है ना, सेल कम दिखाए, खर्चा ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट कम दिखाएगा। लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट मेरे को ज्यादा हुआ है। मानो कि हम सेल 10 लाख था, हम 8 लाख ही दिखाए। कितना दिखाए? तो 2 लाख रुपया तो हम यहीं पे कम कर दिए। तो मेरा प्रॉफिट आते आते जो प्रॉफिट 1 लाख हुआ है वो नेगेटिव में चल जाएगा, या फिर जो प्रॉफिट 3 लाख हुआ है वो सिर्फ 1 लाख दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो यहीं पे ही सेल्स को क्या कर दिए? कम कर दिए। तो वो सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होता है जो रिजर्व तो है लेकिन वो दिखाई नहीं जाता, उसको छुपा के रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि विच
of the reserve cannot be shown in the balance sheet. कौन सा? That is secret reserve. ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, पोजीशन को क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तुम पैसा क्यों बचाता है? पापा पैसा क्यों बचाते हैं? घर क्यों बनाते हैं? फ्यूचर को देख के, फ्यूचर में हम लोग का पाप मजबूती रहे, इसलिए तो हम लोग पैसा क्या करते हैं? बचा के। रिजर्व इज इन फ्यूचर, है ना। हम जितना भी पैसा बचाए हैं या फिर जो भी मेरे पास एसेट्स है, हम पापा से थोड़ी ना, मेरे पापा थोड़ी ना किसी सरकारी जॉब में काम करते हैं, तो हम उनके पैसे से तो कुछ यूज किए नहीं है। हम सारा जो किए हैं वो किसके पैसे से किए हैं? मेरा भी पैसा नहीं है, तुम लोग से पैसा रिसीव हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो उस प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट। प्रोविजन क्या होता है? जो नॉन लॉसेस के लिए, जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसके लिए जो पैसा साइड करके रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? देखो, प्रोविजन और रिजर्व में थोड़ा सा अंतर समझ लो। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, रिजर्व जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। रिजर्व कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोविजन, बट प्रोविजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू। प्रोविजन की वजह से, मुस्कान, प्रोविजन की वजह से रिजर्व का जो वैल्यू है, प्रोविजन की वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाता है ना। प्रोविजन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट, वेयर एज रिजर्व डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। रिजर्व की वजह से मेरा डिविजुअल प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। प्रॉफिट हो या ना हो, मेरा प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। किसके लिए? प्रोविजंस के लिए। लेकिन रिजर्व के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। रिजर्व जनरली क्रिएट होता है करंट ईयर के प्रॉफिट से, है ना। रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के लिए क्या हो सकता है? यूज किया जा सकता है। किसको? रिजर्व को। बट प्रोविजन कैन नॉट नेवर बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। चलेगा यहाँ तक? ये सब क्या था? डिफरेंस था किसके बीच में? जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जो भी चैप्टर बचा होगा उस चैप्टर का रिकॉर्ड दे देंगे। ठीक है।